साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल और सेल गैस की। अब आपका सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर हाइड्रोजन फ्यूल जो है उसको हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर क्यों डाला है। ठीक है, ये आपका सवाल वैसे होना भी चाहिए कि सर हाइड्रोजन को हम नॉन रिन्यूएबल में क्यों डाला है। हाइड्रोजन तो हमारे पास इन्वायरमेंट में एबंडेंट है, बट कितना एबंडेंट है, ठीक है, वो हमारा एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि जो एनर्जी सोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे वो हम किस में रखेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है हमारा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल भी इसी के अंदर आएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल जो है हमारा, वो हमारा नॉन रिन्यूएबल के अंदर सबसे बेहतरीन सोर्स है। कहोगे ऐसा क्यों, तो हम इसके अंदर जानेंगे कि जो हाइड्रोजन फ्यूल होती है उसके अंदर हमारा क्या है, जीरो इमिशन है। मतलब हमारे इसके अंदर से कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं निकलते, ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होता है। अब कहोगे सर इसके अंदर ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्यों नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन जो हमारे पास जो सोर्स है इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और वाटर का यूज़ करके उसको स्टोर एंड ट्रांसमिशन करते हैं। और फिर वापस हमारा यूज़ होने के बाद फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होता है। ठीक है, ये है हमारे इसका डायग्राम, ये समझेंगे। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक पैनल, सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू कंप्रेसर में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन गैस का स्टोरेज टैंक है हमारा, वापस फ्यूल में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर बैटरी से चार्ज करके यूज़ किया, ऑक्सीजन, और फिर वापस में हमारा वाटर में ये चीज़ें कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब ये हमारे पास है क्या, हाइड्रोजन। हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आता है हमारा, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर में सबसे पहला एलिमेंट भी आता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, लाइटेस्ट और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में क्या बताया कि जीरो इमिशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जीरो इमिशन है। और ये हमारा क्या आता है, बर्निंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा तो हाइड्रोजन H2 प्लस O2, साथ में क्या बनाएगा हमारा, H2O वाटर बनाएगा। ठीक है, और इसकी हाई एनर्जी डेंसिटी है। हाई एनर्जी डेंसिटी क्यों है, क्योंकि हमारा जो ये बर्न होता है, जितने भी कैलोरीफिक वैल्यू निकलती है उसमें सबसे ज़्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकलती है, हाई एनर्जी है इसके साथ में। ठीक है, बहुत ही हाई पावर, बहुत कम जलाने पर में, अब ये समझते हैं 1 kg के अंदर हमारा कितना आता है, 1 गैलन ऑफ गैसोलीन। मैंने 1 गैलन की यूनिट बढ़ाई थी ना, हाँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 1 गैलन ऑफ गैसोलीन आ जाता है। ठीक है, या बेसिक्स में आप जान सकते हो कि 1 गैलन कितने के बराबर होता है। ये हमारा किसके अंदर आएगा, ब्रिटिश थर्मल सिस्टम के अंदर हमें क्या आता है, गैलन आता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ क्या आती है, इसकी स्टोरेज की आती है। ठीक है, क्योंकि इसको जो है सो जब भी कन्वर्ट करके रखना होगा, किस में रखना होगा, लिक्विड में रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमको जो है सो लिक्विड में किस फॉर्म में आएगी, जब इसका टेम्परेचर हमको कितना ले जाना पड़ेगा, -252.8 डिग्री सेल्सियस। माइनस में 252 के ऊपर जब जाएगा हमारा 253 अप्रॉक्स मान ले, तब ये रहेगा हमारा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो इतनी हाई टेम्परेचर को लाना और फिर उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी स्टोरेज के साथ भी प्रॉब्लम है। स्टोरेज के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये जो है सो तुरंत में क्या करता है, किसी भी सॉलिड के साथ रिएक्ट करेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। दोनों चीज़ें होती है, एब्जॉर्प्शन या फिर एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो जाती है। और तीसरा चीज़ क्या है इसके अंदर, हाई प्रेशर पे इसको रखना पड़ता है। ठीक है, अगर हाई प्रेशर पे नहीं रहेगा तो ये हमारा क्या होगा, मतलब रिलीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्रेशर कम हुआ तो भी दिक्कत है। तो इसके स्टोरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हाई प्रेशर, दूसरा क्रायोजेनिक टेम्परेचर, और तीसरा क्या है, इसकी रिएक्टिविटी भी।
ठीक है, वो एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब दोनों हो जाएगा तेजी के साथ, अगर टेम्परेचर हमारा -252 से नीचे गिरा तो। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हाइड्रोजन के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, जो हमारा सबसे एबंडेंट इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है वो है हमारे पास में ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और सबसे मतलब रिलायबल नहीं कह सकते बट बेटर देन अदर्स भी नहीं कह सकते इसको, बेटर देन अदर, बट जब ओल्ड सिस्टम कोई चीज़ होती है तो हम क्या होते हैं, यूज़ थ्रू उस चीज़ के लिए हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रे हाइड्रोजन होता है इसके अंदर हम जब हाइड्रोजन कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस के थ्रू जो हम जब भी काम करते हैं इसके अंदर, तो हम कार्बन को क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। अब ये नाम जो पड़ा हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, पिंक और येलो, ये सारा का सारा खेल है इसके किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे। ठीक है, ये सारा का सारा खेला किस पे है, कार्बन डाइऑक्साइड पे। जहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रिलीज हुआ वो क्या हो गया, फुल्ली ग्रीन हो गया। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या किया, CCS टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया, कार्बन कैप्चर यूजेज एंड स्टोरेज कर लिया, CCUS यहाँ पे यूज़ कर लिया, वो क्या हो गया हमारा ब्लू हाइड्रोजन। जहाँ पे हमने इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया वो क्या हो गया, ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ज़्यादा चीज़ें की अंतर नहीं रखना है, सिंपल क्या याद रखना है, ग्रीन है मतलब क्या होगा, उसके अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। ब्लू आ रहा है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, CCUS यूज़ करेंगे, मतलब कार्बन कैप्चर यूज एंड स्टोरेज कर लेंगे। जहाँ पे ग्रे की बात आएगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में CO2 रिलीज करेंगे, वो प्लांट पे छोड़ देंगे। जहाँ पे हम पिंक लेंगे वहाँ पे क्या होगा, हमारा न्यूक्लियर इनर्जी यूज सोर्स करेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियर हमारा पिंक में इसलिए चला जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियर इनर्जी जो है यूज़ होने के बाद कहीं ना कहीं रेसिड्यू छोड़ती है, इसलिए हमारा क्या चला गया, पिंक में चला गया। और येलो क्या है हमारा, जब सोलर इनर्जी का यूज़ करते हैं इस कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर तो हमारा क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा, ग्रीन हाइड्रोजन सबसे पहले क्या आता है, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन हमारा क्या है कि यूज़ करते हैं क्या, सेम इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, 100% रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। 100% रीन्यूएबल से क्या मतलब है हमारा, या तो विंड होगा या फिर क्या होगा, सोलर होगा। ठीक है, विंड और सोलर का हम यूज़ करेंगे। फिर कहोगे सर तो इसमें और येलो में क्या अंतर हो गया। ठीक है, येलो अब हमारा जो है सो येलो सोलर से चला गया, तो अब इसमें स्पेशली हम कहाँ रखेंगे इसको, विंड में। ठीक है, विंड मतलब ऑक्सीजन का जो है सो सप्लाई पर में हम काम करवा रहे हैं, वहाँ क्या आ रहा है, सोलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0 CO2 है कि इसके अंदर CO2 नहीं रिलीज होगा ग्रीन के अंदर, तो दोनों का नाम दिया गया है। स्पेशली हमारा येलो जो होगा सो सोलर का होगा, और ग्रीन में क्या होगा, सोलर और विंड दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 0 CO2 रिलीज होगा। याद रखिएगा, ग्रीन और येलो ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम करवाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, सोलर करेंगे। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोलर हो रहा है, या फिर हम विंड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस के तहत हमारा कन्वर्जन हो जाएगा और क्या कहलाएगा, ग्रीन कहलाएगा। ठीक है, ब्लू के अंदर क्या है, हमारा नेचुरल गैस SMAR टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। SMAR क्या है, हमारा क्या है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। क्या है ये SMR, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, या फिर क्या है ATR। ATR क्या है हमारा, ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग। ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग क्या हो रहा, थर्मल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, ऑटोथर्मल में वो हीट के थ्रू प्रोसेस कर रही है। ठीक है, कार्बन कैप्चर यूजेज एंड स्टोरेज इसके अंदर हम कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो है लास्ट क्लास में हमने बात किया था, डिस्कशन किया था, कार्बन कैप्चर यूज एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज क्या है हमारा, फिर भी समझ लेते हैं। कार्बन कैप्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि जो CO2 है उसको हम इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं होने देते, उसके बाय प्रोसेस क्या करते हैं, सारा का सारा कैप्चर करते हैं, उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको एक टैंक के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। अब कहोगे सर टैंक के अंदर स्टोर करके हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो रिलीज करेंगे, नहीं, उसको कहाँ हम स्टोर कर देते हैं, उसको हम इनसाइड डीप सी जाके डिपोजिट कर देते हैं। ठीक है, इनसाइड डीप सी डिपोजिट कर दिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, इसके अंदर सेम इलेक्ट्रोलाइसिस कार्बन कैप्चर प्रोसेस हम नहीं यूज़ करेंगे,
हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन का यूज़ किया, CO2 को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया, पेड़ पौधे जो हैं उसका यूटिलाइजेशन करें, इसलिए हम उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिए। कहोगे सर लेकिन फिर भी वो तो डेंजरस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही तो स्पेशली हमारा ग्रीन हाउस गैस है और वही इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ाता है। ठीक है, तो यही हमारे लिए जानने योग्य बात है कि हमारा जो ग्रे हाइड्रोजन है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी अगर हाईली रिलायबल हाइड्रोजन सोर्स पे अगर हुए फ्यूचर के लिए तो। ठीक है, तो बेहतरीन क्या हमारा सोलर और विंड एनर्जी। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है पिंक। बता दिया था मैंने कि प्रोसेस सेम है, हमने क्या यूज़ कर लिया, न्यूक्लियर यूज़ कर लिया और इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका, पिंक पड़ गया। ठीक है, तो मेन इसके अंदर क्या है, प्रोडक्शन और हमारा कार्बन एमिशन, इस चीज़ों पे इनका नाम डिसाइड हुआ है, प्रोसेस सेम रहती है। ठीक है, अब इंडिया के लिए अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, तो इंडिया के अंदर हो क्या रहा है, इनका जो है सो टारगेट क्या है, 30 से 35% इमिशन रिड्यूस करना। कब तक, 2030 तक। और वो कितने लेवल से, हमारा 2005 के लेवल से कितना एमिशन कम करना है, ऑलमोस्ट 33 to 35%, 1/3 ऑलमोस्ट हम मान के चलें एमिशन कम करना है अपना 2005 के लेवल पे। ठीक है, जो इंडिया का टारगेट है और उसमें हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन हेल्पफुल है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, कम करना है इमिशन। ठीक है, अब इमिशन कम करना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे हैवी ट्रक्स, बसेस, ट्रेन्स हो गए, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल इंजन में या हाइड्रोजन यूज्ड में। अब समझ, जितना भी LNG और जो था और CNG गाड़ियाँ थी, उसके अंदर हमारा जो है सो डायरेक्ट मिक्स किया जा सकता था इसको। ठीक है, या मीथेन बसेस जितनी भी थी उसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी क्या होगी, इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी और इमिशन घट जाएगी। ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम हाइड्रोजन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्या होगा, उसके लिए हमको प्रॉपर टेम्परेचर, स्टोरेज और किसी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर का। ठीक है, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, प्रेशर, टेम्परेचर और स्टोरेज का। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो हैवी इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे हमको हाई पावर कोल चाहिए उसके जगह हम हाइड्रोजन ही यूज़ कर लें, हाई एनर्जी भी मिलेगी, हाई पावर भी मिलेगी। ठीक है, जो हमको टेम्परेचर चाहिए वो भी मिल जाएगी, तो हमको वहाँ पे यूज़ हो सकता है स्टील फॉर्मेशन में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, या फिर केमिकल फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे हाई टेम्परेचर हमको चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं तो वो ग्रीन एनर्जी होगी। अब एक चीज़ समझो, जहाँ पे हम, अब कहोगे सर हाइड्रोजन में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही है, अदर हार्मफुल गैसेज नहीं रिलीज हो रही है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो गाड़ी वगैरह है उससे क्या एमिशन हो रहा है, मीथेन, SO2, NOx, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अधिक है। ठीक है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अगर हम सारे चीज़ को जोड़ें तो हमारा, अगर हाइड्रोजन से यूज़ कर रहे हैं तो बहुत लेस अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, या सोलर एनर्जी को भी। ठीक है, अब समझेंगे इंडिया के अंदर अगर कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है तो वो किसने जिम्मेदारी ली। सबसे पहले जो है GAIL, गैस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो हमारा गैस इंडिया लिमिटेड है, गेल, इसने क्या किया, हाइड्रोजन मिशन की जिम्मेदारी उठाई। किस चीज़ के लिए, 15% H2 ब्लेंडिंग के लिए। ठीक है, ये पहला प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट, मिक्सिंग हाइड्रोजन इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा किसमें, LPG, जो हमारा पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आ रहा है PNG, उसके अंदर हमने क्या किया, 50% हाइड्रोजन ब्लेंडिंग का प्रोसेस सोचा है। तो आप जो सोच रहे थे कि सिर्फ हमारे जो हैं सो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, नहीं, हमारे जो हैं सो घर के चूल्हे में जो गैस आएगी उसके अंदर भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन ब्लेंडेड अब यूज़ होगी। ठीक है, और ये प्लांट कहाँ पे है, इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। इंडिया का ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो याद रखना पड़ेगा इसका नाम को, इसके प्लांट को और इसके मैन्युफैक्चरर को, तीनों। तो GAIL, इंदौर और हमारा मध्य प्रदेश के अंदर। अब ऐसे भी याद रख सकते हो, क्लीनेस्ट सिटी कौन है, इंदौर है हमारा। ठीक है, लगातार
तो इसलिए ये चीज़ याद रहेगा, इंदौर ही हमारा क्या कर रहा है, गैस इंडिया का प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रोजन पे काम कर रहा है इंदौर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये था हमारा हाइड्रोजन। अब चलते हैं हम सेल गैस पे। अनकन्वेंशनल फॉसिल्स के अंदर हमारा जो है सो अब किस पे आ जाएंगे, सेल गैस पे। तो अनकन्वेंशनल सोर्सेज में हमारा कौन कौन से आ जाते हैं, हमारा सेल गैस, कोल बेड मीथेन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अनकन्वेंशनल फॉसिल सोर्स में हम जब सेल की बात करते हैं तो सेल है क्या, जैसे हमने क्या जाना कि जो कोल के जो प्लांट्स होते हैं, कोल प्लांट्स, उसके अंदर जो मीथेन ट्रैप है उसको हम क्या कहते हैं, कोल बेड मीथेन। लेकिन हमारा जो गैस है वो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर डिपॉजिट है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में जो डिपॉजिट गैस है, नेचुरल गैस है, चाहे पेट्रोलियम के साथ जो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर है, उसका नाम हमने क्या दिया है, सेल गैस। तो याद रखिएगा, कोल बेड मीथेन और सेल गैस दोनों दो चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर जो है सो जब सर्च किया गया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहा कि इंडिया के पास ज़्यादा कोल बेड मीथेन है या फिर सेल गैस है। ठीक है, इंडिया के पास भी सेल गैस हैं ज़्यादा। ठीक है, रिजर्व में हम भी लिस्ट में हैं, सबसे ऊपर लिस्ट देखेंगे आगे। ठीक है, तो हमारा जो है सो पेट्रोलियम डिपॉजिट में नेचुरल ट्रैप्ड कहाँ है, फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक में जो हमारा गैस डिपॉजिट है उसको हमने नाम दिया सेल गैस। अब कहें सर ये इसके अंदर डिपॉजिट कैसे हो गया रॉक के अंदर इनसाइड द अर्थ। अब समझते हैं कि हमारा जो डिपॉजिट हुआ था ऐसा तो हुआ नहीं होगा, सारा चीज़ लेयर बाय लेयर बना। अब कोई भी चीज़ आप डालोगे कंटेनर के अंदर, देखे हो कभी लंच बॉक्स वगैरह क्या होती है, एकदम टाइट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो गर्म रहता है तो क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसके अंदर गैस हो गया, इतना प्रेशर अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर रखा है कि वो हमारा टिफ़िन खुलता नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, उसको किसी तरह से उसको पानी में डाल के उसको ठंडा करते हैं या फिर मिक्स करते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो टिफ़िन खुलती है। एक गौर किया होगा कि आपने जब भी कभी भी नॉर्मल स्टील के बर्तन में गर्म खाना को पैक किया होगा, हाफ, ऐसा नहीं कि फुल करने पे भी क्या होगी, जल्दी खुल जाएगी, बट अगर हाफ रहेगा या हाफ से अधिक रहेगा तो क्या होगा, उसके अंदर गैस फॉर्मेशन होगी जैसे ही ठंडा होगा तो, और उस चीज़ को जो है सो गैस ट्रैप होने के कारण वो चीज़ें हमारी बनती है। तो ऐसे ही हमारा इनसाइड दी अर्थ भी प्रोसेस सेम हो रहा है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाया, सेल गैस। और ये हमारा क्या है, पेट्रोलियम रिच डिपॉजिट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। अब एक्सट्रैक्शन इसकी कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, पहले ही बताया क्या करते हैं हम उसके साथ, पानी का मिक्सिंग करते हैं, वाटर के पाइपलाइन के थ्रू उसमें क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं और वाटर डालते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, वो हमारा ओपन होता है। और हॉरिजेंटल ड्रिलिंग करते हैं, वर्टिकल नहीं करते हैं। ये देख सकते हैं ड्रिलिंग जो है गई और फिर कहाँ गई, हॉरिजॉन्टली गई। ये क्या है, पोर्शन हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है। ठीक है, पहले ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पॉसिबल नहीं थी, बट अब क्या है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पॉसिबल है हमारा हाइड्रोलिक्स के थ्रू। तो ये चीज़ें हो जाती है अब हाइड्रोलिक ड्रिलिंग में, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में। आपने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग देखा होगा कैसे होती है, आपने देखा होगा जब भी पाइपलाइंस नहीं, मतलब नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी और हमारा जो है सो टावर की जितने भी पाइप्स और तार बिछाए जाते हैं ना, उसमें देखे होंगे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वो मारते हैं। ठीक है, ये देखा होगा आपने, हॉरिजॉन्टल वो ड्रिलिंग करते हैं। अब कहोगे सर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग क्यों करते हैं, तो हमारा जब भी गैस होगा लार्ज एरिया में होगा। ठीक है, और उस चैम्बर से एक ही बार में जो है सो वैक्यूम से एक्सट्रैक्ट तो उसको कर नहीं सकते हैं, और वो धीरे धीरे आएगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करनी पड़ेगी कि गैस कहाँ तक है और कितना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग विथ हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। क्या कहा, हाइड्रोलिक्स के थ्रू क्या करते हैं, उसको फ्रैक्चरिंग करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसको बोर वेल के तहत बना करके देख रहे हैं ये वेल ड्रिलिंग हो गई, और इसके साथ हम इसको यूज़ करते हैं, निकालते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब सेल गैस रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ से, सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी यूएस के अंदर 2000 में, जहाँ पे ये टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे थे, 1%। अब कहोगे सर उन्होंने ये चीज़ किया क्यों, क्योंकि उनके पास जो है सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं के बराबर थे। ठीक है, पेट्रोलियम नहीं थे तो उन्होंने किस पे सर्च किया, अदर प्रोडक्ट्स पे सर्च किया, और उन्होंने क्या निकाला, गैस को निकाला। और इससे हमारा क्या हुआ कि टारगेट जो है 2010 तक कितने परसेंट का था, 20% का, और हमारा फ्यूचर में
46% तक बढ़ाने का चांस है, कंट्रीब्यूशन 30 to 35% सेल गैस का। ठीक है, अब इसका ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट क्या होगा हमारा, रिवॉल्यूशन ट्रेडिशनली ग्लोबल इनकर्जन करेगा, कंटिन्यू लोअर कन्वेंशनल गैस रिजर्व होगा, एक्सप्लोर होगा और शेल गैस फॉर्मेशन होगी। ठीक है, हमारा जो है सो रिवॉल्यूशनाइज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबली इनकरेजिंग कंट्री विथ लो कन्वेंशनल गैस, जिनके पास कन्वेंशनल गैस कम हैं उनके पास क्या है, एक्सप्लोर शेल गैस फॉर्मेशन करेंगे वो, और उससे क्या होगा, ट्रेडिशनली हमारा जो है सो जो हम ट्रेडिशनल गैस पे डिपेंडेंट थे उससे हम बाहर जा सकेंगे। कंट्रीज़ मैंने बताया था, तो कंट्रीज़ कौन कौन से, हमारा चाइना नंबर 1 पे जिसके पास शेल गैस है, फिर हमारा कौन है, अर्जेंटीना सेकंड पे, थर्ड पे कौन सा है, अल्जीरिया, फोर्थ पे यूएसए 623। अमाउंट देखते हैं, चाइना के पास ऑलमोस्ट डबल है, 1115 है। ठीक है, कितना में है, टेक्निकली रिकवरेबल रिसोर्स 1115, अर्जेंटीना 802, अल्जीरिया 707, यूएस 623, इंडिया के पास कितना है, 11th रैंक है, 96 है सिर्फ। ठीक है, वर्ल्ड टोटल 7576। अब इंडिया के अंदर सेल गैस है कहाँ पोटेंशियली, 6 बेसिन्स में पाए गए हैं इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ पे, कैम्बे, असम के अंदर अराकनियोमा। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर अराकनियोमा आप जानेंगे, जो हमारा हिमालयन पोर्शन है वो अराकनियोमा में चला जाएगा। फिर हमारा गोंडवाना रीजन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, कावेरी में, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, ये हमारे 6 बेसिन्स हैं इंडिया के अंदर। हाई वाटर इंटेंसिटी स्कार्सिटी क्या है, रिक्वायर्स 3 to 4 मिलियन गैलन ऑफ वाटर, क्या कहा था, इसकी एक्सट्रैक्शन में हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, और इंडिया के अंदर इसका हाई इफेक्ट पड़ेगा, वाटर स्ट्रेस इंडिया के पास क्या है, हमारा जो वाटर है वो स्ट्रेस में है। क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पॉपुलेशन जैसे विद टाइम जो है सो डबल होती जा रही है, और हमारा वाटर जो है सो 10 to 15% इंक्रीज़ कर रहा है। हम ऑलरेडी किस में हैं, वाटर स्कार्स में हैं। ठीक है, और हमारा जो है सो लो परमिलिटी और डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमारा जो रॉक है वो उतनी सॉलिड नहीं है, फ्रैक्चरिंग रॉक है। ठीक है, रिक्वायर्स कॉस्टली फ्रैकिंग, काफ़ी हैवी इक्विपमेंट्स और मशीन्स चाहिए। ठीक है, और हमारा क्या हो सकता है, पोटेंशियल डैमेज टू इन्वायरमेंट, अगर वो हमारा डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। और रॉक लो परमिलिटी रिक्वायर कॉस्टली फ्रैकिंग, लार्ज लैंड एरिया नीडेड काउज पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट इशू। जैसे ही हमारा लार्ज एरिया में है निकालेंगे गैस, क्या होगा, लैंड वापस स्लाइड करेगी नीचे के तरफ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना, कोई भी पॉइंट पे कन्फ्यूजन रहे। ठीक है, थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू।